आज का वीडियो बना रही हूँ उसमें काफी सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं जो आप लोग मेरे लास्ट के जो महाकुंभ के वीडियोस हैं उसमें पूछ रहे हैं, उनका मैं रिप्लाई कर रही हूँ और उसके साथ जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रही हूँ, ताकि अगर आपको भी महाकुंभ या प्रयागराज जाना हो ना तो आप लोगों को कुछ मेरी एडवाइजेस काम में आए। तो सबसे पहले मैं आपको जो आंसर दे रही हूँ वो है डेट का कि मैं कब गई थी। पहले मेरा प्रोग्राम 8 और 9 फरवरी का था और उसके अकॉर्डिंग हमने प्लान करी थी चीजें, लेकिन अचानक से जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था वो शिफ्ट हो गया था 7 और 8 को, और उसका रीजन था कि वीकेंड पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा। ये चीज हमें वहीं से पता चली थी, तो इस वजह से जो डेट्स थी वो थोड़ी सी चेंज हुई। पहली चीज। दूसरी चीज ये थी कि जब हम यहाँ से गए थे तो हमें कितना ट्रैफिक मिला था, क्या रास्ता था, तो वो मैंने आपको यहाँ से जाने वाले वीडियो में पूरा बताया था। और जहां तक ट्रैफिक की बात है, जब पीक डेज होते हैं वहां पे कुछ स्नान के दिन होते हैं, जैसे जो शाही और अमृत स्नान जो होते हैं उनके जो दिन होते हैं या वीकेंड्स होते हैं उसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। आप जा सकते हैं अपनी गाड़ी से, ट्रेन से या फ्लाइट से। तो अभी जो आज की स्थिति है, जो मैं आज वीडियो डाल रही हूँ उसके अकॉर्डिंग अब वहां पे भीड़ काफी कम है, तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। अच्छी वहां तक आपकी जर्नी रहेगी। और जब आप ट्रेन से जाते हैं या फ्लाइट से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, तो सबके अकॉर्डिंग जहां तक आपको जाना है, यानी संगम घाट तक सब लोग जा रहे हैं, तो वहां का रास्ता अलग अलग होता है। जैसे अगर आप अपनी गाड़ी से गए हैं तो जहां आपको पार्किंग मिलेगी वहां पार्क करके फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा संगम घाट तक। और इसी तरीके से अगर मैं स्टेशन की बात करूं उसका डिस्टेंस अलग है और एयरपोर्ट से संगम घाट तक का डिस्टेंस अलग है। वहां पे आपको राइडर्स मिल जाते हैं, बाइक वाले मिल जाते हैं, उनका नंबर आप वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस में है, उन्हें ले सकते हैं और उन्हें बुक करके आप 100 रुपीज पर पर्सन, मैं आपको स्टेशन की बात बता रही हूँ, 100 रुपीज 200 रुपीज जैसा उस दिन की भीड़ के अकॉर्डिंग आप वहां से उन बाइक वालों की मदद से डायरेक्टली बिल्कुल संगम घाट तक जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको पैदल नहीं चलना पड़ता। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आगे भीड़ अलग है और बाइक्स की, टू व्हीलर्स की एंट्री नहीं है, तो उसके बाद आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। और अगर आप एयरपोर्ट पे जाते उतरते हैं तो वहां भी आपको जो रैपिडो वगैरह है उनकी सर्विस मिल जाती है, बाइक्स मिल जाती हैं, टू व्हीलर्स मिल जाते हैं जो आपको संगम घाट तक पहुंचा देते हैं। ये वहां पे सुविधा है। लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊं, हर दिन की जो स्थिति होती है, सिचुएशन, ट्रैफिक की, रूट्स की, वो बदलती रहती है, वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं रहती है। आज हो सकता है कि गाड़ी भी काफी आगे तक जा रही हो और नेक्स्ट डे भीड़ की वजह से हो सकता है गाड़ी को पहले ही रोक दिया जाए। तो इसके लिए वहां की करंट सिचुएशन के लिए आपको जो ऑथेंटिक चैनल्स हैं, वीडियो जो मतलब वीडियोस वगैरह बना रहे हैं जिनको आप पहले से देख रहे हैं, उनके ऊपर ही आप थोड़ा सा विश्वास करिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कभी कभी तो ये दिखाया जाता है कि वहां बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और काफी भीड़ होती है, और कभी इसका जस्ट उल्टा होता है। तो जाने का मैंने आपको बता दिया है, डेट्स बता दी। और अब बात करते हैं, इसमें मैं आगे और भी चीजें ऐड करती रहूंगी। आगे जो ऐड करते हैं वो है कॉटेज के ऊपर, टेंट के ऊपर, जो कि जिसमें मैं रुकी थी। अब उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मेरा जो प्लान था 7th और 8th को जाने का था, उसके लिए मैंने कोई भी टेंट की बुकिंग, किसी भी कॉटेज की बुकिंग नहीं कराई थी। जो 8th और 9th का प्रोग्राम था उसके लिए हमने इलाहाबाद में जो सिविल लाइंस एरिया है वहां के होटल्स वहां पे बने हुए हैं, उनमें से एक की मैंने बुकिंग कराई थी। और उनके जो बुकिंग के चार्जेस थे वो 8,000 रुपए पर रूम के हिसाब से थे, 8,000 पर रूम प्लस जीएसटी, यानी 10,000 का एक रूम था जो उस दिन मैं आपको बता रही हूं। और इसी तरीके से बहुत सारे वहां पे जो होटल्स हैं उनके चार्जेस अलग अलग हैं, लेकिन आप जितना पहले बुक कराओगे उतने ही वो सस्ते मिलते हैं। और जो शाही स्नान या अमृत स्नान वाले दिन वो काफी महंगे हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें, जो रूम्स के चार्जेस हैं, ये बदलते रहते हैं। बहुत सारे नंबर्स आपको जो है वीडियोस में मिल जा रहे हैं, आप उनसे डायरेक्टली बात करके बुक करा सकते हैं। और अब आते हैं टेंट पे या कॉटेज की बुकिंग पे। जो मेरी टेंट और कॉटेज की बुकिंग हुई थी वो मेरे हस्बैंड ने, अमर, उनके फ्रेंड के थ्रू हमने करवाई थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी जो है टाइम नहीं था, जैसे ही मेरा प्रोग्राम प्रीपोन हुआ था। और जो बुकिंग है वो आप कहां से करा सकते हैं मैं आपको बताऊं। वो बुकिंग हो सकती है यूपी टूरिज्म की वेबसाइट से। वहां पे अलग अलग जो है आपको लोग, मतलब अलग अलग उन्हें कहेंगे वेंडर्स हैं या अलग अलग कंपनीज हैं
वो जो है अपने टेंट उन्होंने वहां पे लगाए हैं और उन सबके चार्जेस अलग हैं। जैसे सुपर डीलक्स हुआ, फैमिली कॉटेज हुई, टेंट हुई, इन सबके चार्जेस बिल्कुल अलग हैं और उन सबकी बुकिंग ऑनलाइन ही होती है, ऑफलाइन, यानी कि आप वहां जाएं और आप कैश देके वहां पे बुकिंग ले सकें, जितना कि मुझे पता है ऐसे नहीं होती है। और जिस वाली कॉटेज में मैं रुकी थी उस टाइप की कॉटेज के चार्जेस 10,000 से 12,000 जो है एक दिन के हैं, और अगर आप उसमें एक्स्ट्रा बेड डलवाते हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इस तरह से आप अगर अपनी कॉटेज बुक कराना चाहते हैं, टेंट बुक कराना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी अभी आपको बुक कराना पड़ेगा, और वो भी आपको यूपी टूरिज्म की वेबसाइट से कराना पड़ेगा। तो और इनकी भी ना अवेलेबिलिटी बड़ी मुश्किल है, नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने पहले से अपने प्लान बना के ये बुक करा रखी हैं। तो वहां पे जैसे आप जब रास्ते में चलते हो तब भी आपको बहुत सारे छोटे छोटे टेंट्स मिलते हैं जो लोगों ने अपने छोटे छोटे लगा रखे हैं। वहां पे भी मैंने लोगों को रुकते हुए देखा है, मतलब इसकी कोई जो मैंने देखा है वो आपको बता रही। तो कभी 2,000 रुपए में आपको सोने की जगह दे देते हैं, 1,500 रुपए में दे देते हैं। लेकिन मैं आपसे जो इस पूरे स्टे वाली बात पे ये कहूं कि अगर आप सोचते हैं कि हम वहां जाके रुकें, तो आप रुकने के लिए पहले से अपना सारा चीजों को प्लान करके जाइए। और सबसे अच्छा ये है, ट्रैफिक की वजह से या जो कुछ भी है, कि आप वहां जाएं, स्नान करें और वहां से वापस आएं। ये बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब आ रहे हैं वहां पे, और सिचुएशन कभी भी बहुत ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी भी ट्रैफिक बहुत कम हो जाता है। और अगर आप कॉटेज बुक कराते हैं पहले से करा के जाइए, और वो उनकी अवेलेबिलिटी ना अब बहुत कम है, इतनी जल्दी कॉटेजेस नहीं मिल रही हैं। और अगर हम बात करें कॉटेज, अगर आप दिन में चल रहे हैं और वहां जाके रात में रुक के सुबह स्नान कर रहे हैं, तो स्नान के लिए एक तो है संगम घाट, जहां पे आप स्नान कर सकते हैं। बहुत सारे घाट बने हुए हैं, तो आप उन पे जाके स्नान करिए। अलग अलग घाट हैं और उन सारी चीजों के डायरेक्शंस आपको वहां पे मतलब दिखाई देते हैं, वहां पूछ भी सकते हैं। लेकिन आप अगर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और वहां से संगम घाट जाते हैं तो वहां तक जाइए, मैंने आपको बता दिया है। या नजदीकी कोई घाट, अगर आपको ऐसा लग रहा है भीड़ बहुत ज्यादा है, तो नजदीकी घाट पे भी आप स्नान कर सकते हैं। और जैसे संगम का जो मेन, जहां पे संगम हो रहा है गंगा जी का, यमुना महारानी का और अदृश्य सरस्वती महारानी का, वो उस जगह पे आपको जाना है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे बोट्स हैं, छोटे छोटे स्टीमर्स भी हैं वहां पे, बड़े स्टीमर्स भी हैं, और कुछ गवर्नमेंट के स्टीमर्स भी हैं बड़े। तो ये सब वहां पे सुविधाएं हैं। सबसे अच्छी सुविधा है बोट पे बैठ के जाने की, जिसके लिए आपको पर पर्सन चार्जेस देने होते हैं। 100 रुपए, 200 रुपए, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 तक वो चले जाते हैं। वो बिल्कुल उसी दिन की स्थिति पर डिपेंड करता है, जैसे कि मैं बार बार आपसे बोल रही हूं। और वो आपको इकट्ठे 1-2 लोगों को नहीं लेके जाते हैं, वहां पे उस नाव में 8 से 10 लोगों को वो भर के लेके जाते हैं। और जो उनकी बोट्स हैं वो भी अलग अलग टाइप्स की हैं। कुछ बोट्स हाथ से चलाने वाली हैं, कुछ में छोटा सा इंजन लगा रखा है, कुछ और अच्छी उनसे बोट्स बना रखी हैं, कुछ छोटे और अच्छे स्टीमर्स बना रखे हैं। इस तरह से हैं, वो आपको वहां जाके ही देखना पड़ेगा। और दूसरी बात बताऊं, जितना जल्दी आप सुबह जाएं उतना अच्छा है। और बोट्स ना काफी मतलब भीड़ होती है वहां, तो जैसे जैसे बढ़ती रहती हैं वो जाती रहती हैं, और लोग ना वहां पे मतलब आते रहते हैं वहां पे, और बोट्स आती रहती हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक गई फिर दूसरे से बात करिए, ऐसे वहां पे रख के आप बोट्स के थ्रू बिल्कुल वहां संगम के स्थान तक जा सकते हैं और वहां स्नान करके वापस आ सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, मैं बोट्स में और छोटी नाव में नहीं बैठ पाती, मुझे डर लगता है बहुत ज्यादा। और ये डर मेरे अंदर बहुत पहले से, बचपन से है, जिसकी वजह से मैं मथुरा में भी जो यमुना महारानी है उनमें भी मैं कभी भी नहीं बैठ पाई। मतलब एक डर है। तो जो स्टीमर था वो सरकारी स्टीमर था, जैसे एक रिक्वेस्ट करने पे वो मिला था, और उसके थ्रू हम गए थे, जिसका वहां पे रुकना केवल 20 मिनट का था। 20 मिनट में ही हम तीनों ने स्नान करके वापस हम आ गए थे। इस तरीके से स्नान हुआ था। और उसके बाद जैसे आप लोगों ने ये बोला था कि कुंभ मेला, तो कुंभ मेला ना कई किलोमीटर्स में फैला हुआ है, 1-2 किलोमीटर की बात नहीं है, काफी उसमें सेक्टर्स बने हुए हैं। तो अगर आप जाते हैं और आपको स्टे मिल गया है और आप पूरे
कुंभ क्षेत्र को या कुछ क्षेत्र को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप अपने सामने ना मैप रखिए, जो कि यूपी टूरिज्म की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। उसमें आपको सेक्टर्स मिल जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस सेक्टर में क्या चीज है। कहीं मेला लग रहा है, कहीं कुछ और है, हर सेक्टर में अलग अलग चीजें हैं। तो जब आप वहां जाएं तो आप अपने स्टे को देखें, आपका स्टे कहाँ है और वहां से आपको कहाँ कहाँ जाके आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं कुंभ मेला क्षेत्र को। तो इस तरह से आप जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाने के लिए ना कुछ पैदल चलना पड़ता है। कई कुछ सेक्टर्स तो एक लाइन में है और कुछ के लिए आपको जो वहां पे पैंटून पुल बने हुए हैं ना उनको पार करना पड़ता है और फिर आप दूसरे सेक्टर में पहुंचते हो। जैसे जिस दिन मैं गई थी, 8 तारीख थी, जिस दिन मैंने स्नान किया था, उस दिन बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। तब तो आपको पता होगा कि ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा था। तो उस दिन उस जितने भी ब्रिजेस थे ना इनको बंद कर दिया गया था ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह भागे नहीं और भीड़ जो है ऐसी रहे कि जो मतलब अनियंत्रित ना हो जाए, वो भीड़ बिल्कुल इस तरीके से रहे, कंट्रोल में रहे। तो इसलिए लोगों को उसी जगह पे रोक दिया जाता है जहां पे वो है और वहीं के जो एरिया है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये तो हुई वहां जाना, रुकना और वहां एक्सप्लोर करना और फिर वापस आना। ट्रैफिक की सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। चीजें हर दिन बदलती हैं वहां, ऐसा कुछ नहीं है कि आज आपको जो चीज लगी वो कल लगेगी। इवन मैं आपको बताऊं कि रात में तो कभी कभी इतनी ज्यादा खाली हो जाते हैं घाट कि वहां घाट तक गाड़ियां आ जाती हैं और वहां तक ऑटो आ जाते हैं। लेकिन अगर आप मॉर्निंग उठेंगे और भीड़ देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, गाड़ी तो यहां से 4-5 किलोमीटर पहले रोकी हुई है। तो इस तरह से सिचुएशन को आप प्लान करके मत जाइए कि हमने सोचा कि अब हमें जाना है और बस हम निकल गए और पहुंच गए और हमने तो जो सोचा था वैसा ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप घर से निकल रहे हो तब ये सोच के निकलो कि जैसी सिचुएशन हमें मिलती जाएगी हम उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज करते जाएंगे। और आप लोगों ने कहा था कि आप खाना क्यों रख के लेके गए, वहां तो था अरेंजमेंट अच्छा। तो मैं आपको बताऊं, जब मैंने वीडियो डाला था कि मैं जा रही हूं तो मैंने आप लोगों से कुछ सलाह मांगी थी, जिसमें जो लोग होकर आ गए हैं उन्होंने ये बोला था कि अपने घर से आप खाना बना के लेके जाइए। पहली चीज। दूसरी चीज, जो मैं वहां की सिचुएशन देख रही थी उसके अकॉर्डिंग जाम था रास्ते में कई जगह पे, जिसकी वजह से जो ये सुनने में आ रहा था कि प्रयागराज के अंदर 4 से 5 घंटे का जाम लग रहा है। तो मुझे ये था कि जब हम जाम में फंसेंगे और वो अगर खाने का टाइम हुआ तो हमारे पास फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो मैं अपने संग लड्डू हुए, मठरी हुई, कुछ ऐसा खाना लेके गई थी जो कि मेरा वहां 1-2 दिन जब भी मैं रुकूं तो मेरा चल सके। तो इसलिए वो मेरे साथ था। मेडिसिन मैं अपने साथ लेके गई थी। वैसे वहां पे बहुत जगह जगह अलग अलग मेला क्षेत्र में भी हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। इसके साथ साथ आप अगर जा रहे हैं तो वहां के जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनको जरूर आप नोट करके जाएं, जिसमें बहुत सारी अलग अलग चीजों के हैं। जैसे मतलब जहां तक मुझे ध्यान है हर एक चीज के अलग अलग नंबर हैं, वो सब आपको मिल जाते हैं नेट पे। आप उन्हें देख के और फिर उन्हें नोट करके तब लेके आप वहां पे जाइए। और अगर मैं बात करूं जो है आपको दिक्कत तो नहीं हुई, तो जहां तक दिक्कत की, परेशानी की बात है, वो सब कुछ चीजें आपको थोड़ी सी फेस करनी पड़ेंगी जहां तक भीड़ और चलने की बात है। और उसका रीजन ये है कि हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, हम एक तीर्थ पे जा रहे हैं जहां पे करोड़ों लोग आ रहे हैं और उन कितने लोग आ रहे हैं और किस तरह से वो वहां पे बिखरे हुए हैं उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो इसलिए आप ये सोच के जाएं कि थोड़ी सी तो हमें परेशानी होगी, तो हमारा तो एकमात्र जो मोटिव है वो ये है कि हम स्नान करके आएं। तो सब कुछ भी प्लान करके मत जाओ। जो चीज सामने आती जाए उसे बड़ी शांति से और खुश होके आप फेस करते चले जाइए। और इसके अलावा आप लोगों ने पूछा था दान के बारे में। देखिए बहुत सारे वीडियोस में है कि आप वहां जाओ तो आप गंगा जी के लिए लेकर जाओ और उसके बाद आप वहां जो है लोटे में सब डाल के लेके जाओ। जहां तक मैं बताऊं, ये सारा काम मैंने गंगा जी में प्रवाहित करके बिल्कुल नहीं किया। जो भी मैंने किया वो सब गंगा जी के घाट पे ही या बाहर किया। त्रिवेणी संगम पे कुछ भी करने का वहां बिल्कुल मेन संगम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो मैं शाम को ही, जब मैं दोपहर के बाद गई थी, तो वो सब मैंने घाट से बाहर किया और जो भी चीजें मैं लेके गई थी वो मैंने वहीं पे दान करी। गंगा जी में प्रवाहित करके मैं उनको किसी भी तरीके से ना, जैसे कहते हैं ना, अपनी जिनको मैं भगवान मानती हूं उनको मैं नहीं गंदा करना चाह रही थी। ये मेरी अपनी भावना है, आप इसे अपनी भावना के हिसाब से जा सकते हैं लेके। और एक याद के तौर पे मैं एक छोटे से नंदी महाराज वहां से लेकर आई हूं कि मुझे हमेशा याद रहेगा। वैसे तो याद की अगर बात करें तो वहां का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही डिवाइन, बहुत ही अलग है, बिल्कुल ही
अलग है, आपके मन को बदल देगा वो, अगर आप वो मन में रख के जा रहे हैं। या अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब लोग स्नान कर रहे हैं, चलो हम भी स्नान करने चलते हैं, कुछ पाप धुल जाएंगे, पुण्य मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने मन में कुछ विश्वास और कुछ इमोशंस लेके जाते हैं, और उसको लेके जब हम वहां स्नान करते हैं ना, तो मेरे अभी भी जो है रोंगटे खड़े हुए हैं, तो जब आप उस चीज को लेके स्नान करते हैं ना, तब आप पाते हैं कि आपके अंदर कुछ बदलाव आया है, और अगर नहीं आया है तो हमें करना पड़ेगा। ये हमें वहां पे सोच के जाना है। और हर तीर्थ पे जाके अपने लिए एक अच्छी चीज हमें सोचनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे बताऊं, संध्या जी का मैसेज आया था, संध्या श्रीधर जो है वो मुझे मैसेज करती हैं, उन्होंने बोला था कि लास्ट मकर संक्रांति पे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो शुगर छोड़ देंगी, और उन्होंने चीनी बिल्कुल छोड़ दी, शुगर छोड़ दी है। तो ये सारी चीजें होती हैं। देखिए, इस तरह से हम किसी अच्छी चीज को सीखते हैं तो वहां का जो अनुभव है वो बिल्कुल ही अलग है। तो मैंने आपको बताया, जैसे मैं अपने मायके जाती हूँ और वहां से आती हूँ, तो 2-3 दिन तक ना एक अजीब सा लगता है कि वहां से आ गए, लगता है ना थोड़ा सा। वही चीज जब मैं वहां से निकल रही थी तो मुझे आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि मुझे ना माँ गंगा ने बिल्कुल अपने संग जो है बांध लिया है, और मैं उन्हें छोड़ के आ रही हूँ। इसीलिए मैं कह के आई थी वहां पे कि आप आशीर्वाद देना कि मैं जल्दी ही आपसे मिलने आऊं। तो ये हो गई एक चीज। और इसके अलावा जो अगर मैं बात करूं वहां के सारे एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आप लोग बोल रहे थे ना कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, तो मैं आपको बताऊं बहुत ही बढ़िया। घर में छोटी सी भी चीज होती है तो हम उसे संभाल नहीं पाते, लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहां करोड़ों लोग हैं, लेकिन वो करोड़ों लोग ना सेम नहीं है। डेली कुछ करोड़ लोग जो है डेली नए आ रहे हैं, और जो है वो जा रहे हैं। इस व्यवस्था को आप सोच सकते हो कैसे मैनेज किया जा सकता है, जहां पे आपको कहीं कोई केओस नहीं दिखता। और जहां तक मैं बताऊं, जो आप लोग कह रहे थे ना भगदड़ हुई थी या इस तरीके की कोई चीज हुई थी, मैं बांके बिहारी जी के मंदिर में जाती हूँ, सब कुछ सही रहता है, भीड़ में हम खड़े रहते हैं, पीछे से लोग धक्का देते हैं, वो लोग धक्का देते हैं। और अगर लोग धक्का नहीं दें तो भीड़ बिल्कुल सही होती है, वो चलती रहती है, दर्शन होते रहते हैं। लेकिन उसी में से कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो जल्दी के चक्कर में आपको धक्का देते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ये देखता है कि कितने लोग आ सकते हैं, लेकिन अगर 4 लोग भी वहां पे और कोई धक्का देना तो आगे वाला गिर जाएगा। तो हमें अपने ऊपर ध्यान रखना है कि हमें पेशेंस रखना है कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी। हम वहां गए हैं, हमें स्नान करना है, लेकिन ठीक है, अपनी बारी का हमें इंतजार करना है, लोग निकलते जाएं, वहां का सिस्टम नहीं बिगाड़ना है, ये सोच के वहां पे जाना है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसका वर्क मुझे बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड लगा, बहुत अच्छा लगा। वहां मुझे कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दी जिसकी वजह से मुझे ये लगे कि नहीं, यहाँ ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा होना चाहिए था। हजारों लोग उसमें लगे हुए, लाखों लोग उस चीज को संभाल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लोग हैं। यहां तक कि मैं बताऊं, संगम पे मुझे चेंज करना था तो मुझे चेंजिंग रूम भी थे वहां पे, आराम से आप जाओ, भीड़ है लेकिन उसी में आप अपनी तलाश करके जगह की आप चेंज कर सकते हो। तो चीजें हैं वहां पे, ऐसा नहीं है। हम जब ये सोच के जाएंगे कि हम घूमने जा रहे हैं और हमें बहुत बढ़िया वहां कुछ मिले, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा एक और आभार जो मैं बताऊं, वो मैं किसको देना चाहती हूं, वो जो प्रयागराज के लोग हैं। मथुरा में जन्माष्टमी होती है तो भीड़ बढ़ती है, तो हम मार्केट जाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। बुढ़िया पूर्णिमा का मेला होता है तो हम मार्केट नहीं जा पाते क्योंकि भीड़ है, ट्रैफिक है, तो झुंझलाहट आती है। कितना ट्रैफिक होता जा रहा है मथुरा में, हम निकल भी नहीं पाते हैं। और अब तो 4 व्हीलर लेके निकलना तो भूल ही जाओ, 2 व्हीलर से ही हम निकल पाते हैं। मतलब ये तो कुछ दिन का होता है, 1-2 दिन का होता है। लेकिन आप ये सोचो, प्रयागराज में जनवरी से लेके अब हम पूरी जनवरी हमने देख ली और अब हम फरवरी में हैं, देखिए कब से वहां के लोग इन सारी चीजों को कितने धैर्य से सहन कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं। हम जाते हैं तो वहां हम जा पा रहे हैं, आ पा रहे हैं। मतलब स्कूल बंद हैं, वहां के लोग अपने घरों में हैं। अब एक बात बताती हूँ, जब हम प्रयागराज में जाम में फंसे थे और अंदर घुस रहे थे शहर में, तो शहर के अंदर से हमने एक रास्ता देखा और हम उससे निकल रहे थे। उस दिन शादी थी, तो मैं मतलब समझ नहीं आया मुझे कि जिसके घर में ये शादी है वो किस तरह से इन सारी चीजों को उसने मैनेज किया होगा।
मार्केट में भीड़ है, मतलब भीड़ तो है ही ना, ट्रैफिक जैम नहीं है लेकिन भीड़ तो है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। कैसे उन लोगों ने अपनी खरीदारी करके पूरी तैयारी वो लोग कर रहे होंगे, और एन शादी वाले दिन क्या हाल रहा होगा। मतलब जो चीज बिल्कुल आराम से हो सकती थी वो थोड़ी सी मुश्किल तो हुई होंगी ना। तो उन लोगों को के लिए मैं एक सैल्यूट देना चाहती हूँ जो प्रयागराज के हैं, जिन्होंने इतनी आत्मीयता से, मतलब ये समझिए किसी भी तरीके से वो इन सारी चीजों को लेके संयम बरतते हुए साथ दे रहे हैं। और हम तो दर्शन करके लौट के आ गए अपने घर में, बिल्कुल हम आराम से हैं, लेकिन वो लोग रियली जो है बधाई के और एक तरीके से कहते हैं एक मतलब पात्र है उस चीज के कि उनको थैंक यू बोला जाए। तो और मतलब वो बहुत बड़ी चीज है। और इसके साथ वो दोस्त जिन्होंने, जिस दिन मैंने कहा था कि मुझे प्रयागराज आना है, तो उन्होंने ना इतनी सारी जो है विशेष दी, कहा आप आ जाना, यहाँ आ जाना, दी आपको कोई दिक्कत हो, मैं पास में रहती हूँ, मैं आपसे मिलने आ जाती अगर आप बताते, इस तरह से। तो ये सारे लोग हैं जिनको कि मैं रियली थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ एक चीज और, वहां से आए तो क्या लेकर आए, हमने क्या डिसाइड किया, मैंने क्या डिसाइड किया आज मैं आपको बता रही हूँ। एक वर्ड मैंने अपने वीडियो में बोला, आत्मशुद्धि, मतलब अपनी आपकी शुद्धि, मतलब क्लीन करना। कपड़ा गंदा हो गया, रगड़ के हम उसे क्लीन करते हैं, दाग छुड़ाते हैं। तो वही चीज, अगर कुछ कमियां हैं, बहुत कमियां हैं, कमियां ही कमियां हैं, तो जो कमियां हैं उन्हें दूर करना और कुछ ठानना। तो जो आत्मशुद्धि है उसको मैं थोड़ा सा और स्पेसिफाई करूं, क्योंकि आत्मशुद्धि के अंदर तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन उसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जिसको कि मैं करके एक शुरुआत करूंगी। और जिसमें सबसे ऊपर मैं रखने वाली हूं अपनी हेल्थ को, मेरी अपनी केयर को, जो कि हम फैमिली की वजह से लगातार भूलते चले जाते हैं। और अभी पिछले 4-5 सालों में जागे तो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना है। और ये पहला काम है जो मैं घर आके अब शुरू कर रही हूं। मुझे आत्मशुद्धि में सबसे पहले जो हेल्थ है, हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई चीज मतलब जैसी हूं मुझे उसी में बहुत अच्छा करना है। जैसे मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मेडिसिन का असर नहीं खत्म हो रहा, क्योंकि कम किया लेकिन फिर से वो बढ़ गया क्योंकि मेडिसिन थी। अब मुझे राइट मेडिसिन लेके अपने आप को एक सही रिकवरी देनी है हर चीज में। मैं कुछ चीजों को और अच्छा करना चाहती हूँ, खासकर सबसे पहली आत्मशुद्धि का मतलब मेरी शुद्धि होगी, तो मैं कुछ चीजें अपने लिए करना चाहती हूँ। इसे स्पेसिफाई करना है और आपके साथ शेयर करना है। हो सकता है मैं उन्हें अचीव ना कर पाऊं, लेकिन एक कोशिश जरूर करूंगी, क्योंकि मैं जहां जाती हूं वहां पे एक संकल्प लेकर आती हूं कि मुझे ऐसा करना है और मैं करूंगी, और अपने ईमानदारी से इसमें कुछ अपने प्रयास दूंगी। तो मैं वहां गई तो क्या क्या चीजें रही वहां के बारे में मैंने आपको जितना मैं जानती थी वो बताया, क्योंकि मैं वहां केवल 2 दिन रुकी हूँ। एक दिन मैं रात को पहुंची हूँ करीब 10:30-11 बजे, और नेक्स्ट डे मैं रात को 12-12:30 बजे निकल गई हूँ। तो समझ लीजिए एक दिन मेरा वहां पे रहा है, जिसमें अलग अलग इवेंट मैंने जो है सारी मैनेज कर रखी थी और प्लान कर रखी थी। तो ये चीज है जो मैं अपने लिए लेकर आई हूं। कैसे करूंगी, क्या करूंगी, ईमानदारी से कितने इसमें एफर्ट्स डालूंगी, वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, प्रयागराज से घर वापस आ तो गई हूं, लेकिन अभी भी जो मन है वो वहीं कहीं है। मतलब जैसे यहाँ आ जाती हूँ तो वहीं की चीजें घूमती रहती हैं, वो एक अलग ही, जैसे मैं एक बिल्कुल सही वर्ड बोलूं, विचित्र और कभी ना भूलने वाला अनुभव है वो जो है। वहां मुझे अपनी फ्रेंड मिली आराधना जी, उनकी जो मदर है उन्होंने मुझे बुक्स दी हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। जो उसमें लिखा है वो बहुत ही सुंदर उन्होंने लिखा है। तो सबको बहुत बड़ा वाला थैंक यू, सबके लिए बहुत आभार। और गोपाल जी ने, मेरे लड्डू गोपाल जी ने, मेरे बांके बिहारी जी ने मेरे रास्ते ऐसे सुगम कर दिए कि जैसे मैं गई और फटाक से दर्शन करके वापस आ गई। जबकि जिस दिन मैं यहाँ से गई थी तो सुबह ठाकुर जी को जब मैं स्नान करा रही थी तो उनसे यही कह रही थी कि ठाकुर जी जा तो रही हूँ क्योंकि जर्नी पहले हो गई है, लेकिन पता नहीं कैसे रहेगी, क्या रहेगी, साथ साथ चलते रहना। अब देखो अब निकल तो गए, मतलब इस तरीके की मेरी बातें उनसे हो रही थी, लेकिन सब कुछ अच्छे से हुआ, मैं वापस आ गई। आप लोग भी जरूर जाइए वहां पे। अब जिस दिन इसको देखते रहिए, वीकेंड्स पे ना जाइए। जिस तरीके से भी आप वहां की सिचुएशन देख रहे हैं उस तरह से सोच के जाइए कि बस स्नान करके आना है। बहुत ज्यादा घूमना अगर आपको लगता है कि नहीं पॉसिबल हो पाएगा तो स्नान करके वापस आ जाइए।
तो ये था मेरा प्रयागराज की सीरीज का आज एंड था, मतलब मैं घर वापस आ गई हूँ। जिस दिन गई थी उस दिन भी आपको बताया था और आज मैं वापस आ गई हूँ। तो दोस्तों अब फिर से लगूंगी मैं अपने ऊपर कुछ वर्क करने में, अपने ऊपर काम करूंगी और उसी से अब अपने वीडियोस की शुरुआत करूंगी। तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय एंड हर हर गंगे।